नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को के क्लासेस जमूर में स्वागत है। मैं किशोर कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे नए YouTube चैनल पर। और चूंकि हम अभी सेशन चला रहे हैं क्लास 10th के लेकर के, चूंकि आगामी 2027 में क्लास 10th का एग्जाम होना है और 2027 में जो भी विद्यार्थी एग्जाम में बैठेंगे, और इतना ही नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि ये जो पार्ट बाय पार्ट में वीडियो लेकर आपके लिए आ रहा हूं, यदि आप इसको सही तरीके से देख लेते हो तो निश्चित तौर से आपका जो वन डे एग्जाम है यानी कि कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है वो भी आपका कहीं ना कहीं क्लियर होता दिखेगा आपको। तो हमने इसके संदर्भ में आपको दो ऑलरेडी चैप्टर 4 से क्लियर कर चुका हूं, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। इसके संदर्भ में आपने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को भी पढ़ लिए। आज हम तीसरे पार्ट के लेकर के चर्चा करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद के संदर्भ में नंबर तीसरा बिंदु पर चर्चा करना है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में कुछ मुख्य बिंदु है, पहले हम उसको पढ़ेंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। यह है कि 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में देश के कई भागों में आंदोलन हो रहे थे, यानी कि एक एक्ट था और इस एक्ट को लेकर के हमारे भारत में सभी लोगों ने विरोध किया। तो विरोध करने का अपने अपने तरीका है। तो बेसिकली ये विरोध पंजाब में भी आंदोलन बहुत तेज हो गया था। अगर हम बात करें तो ये आंदोलन पंजाब में भी आंदोलन बहुत तेज हो गया था। हालांकि भारत के संपूर्ण हिस्सा में आंदोलन हुई थी, लेकिन पंजाब में भी ये आंदोलन हुई थी। और ये बेसिकली इसका अगर एग्जैक्ट डेट पूछा जाए कि अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड के एग्जैक्ट डेट क्या है, तो ये 13 अप्रैल 1919 को, ये बैसाखी का दिन, क्योंकि बैसाखी का दिन वो लोग के लिए बड़ा मैंने पंजाबियों के लिए बड़ा फेमस दिन था। उसी के उपलक्ष्य पर सभी लोग उस बाग में इकट्ठा हुए थे। और जब इकट्ठा हुए तो हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए थे। तो कहा जाता है कि 13 अप्रैल 1919 का दिन था। ये मनुष्यत दिन एक तरह से कहा जा सकता है हमारे देशवासियों के लेकर के। वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र हुए, माने जमा हुए। और उसके बाद जनरल डायर ने आओ देखा न ताओ देखा और बिना लोगों को चेतावनी दिए लोगों पर गोलियां बरसाना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण से हमारे निहत्थे लोगों मारे गए। और मारने की जो संख्या आंकड़ा बताता है, एक सरकारी आंकड़ा के अनुसार इसको 379 व्यक्ति, उसके हिसाब से अंग्रेजों के हिसाब से ये 379 व्यक्ति के संदर्भ में बात किया जा रहा है कि 379 व्यक्ति उसका डेटा है। 379 व्यक्ति उसका डेटा है। ठीक है, देखिए जैसा लिखा हुआ है आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, 379 व्यक्ति की मृत्यु वो अपने आंकड़े माने अंग्रेज ने अपने आंकड़ों में दिखाता है। हालांकि ये वास्तविकता नहीं मानी जाती, वास्तविकता कुछ अलग थी। और यह घटना अंग्रेजों की क्रूर और अमानवीय नीति का एक प्रतीक बन जाता है, एक चिन्ह बन जाता है। अंग्रेज के लेकर के ये एक अंग्रेजों की एक क्रूर और अमानवीय नीति बन जाता, अमानवीय नीति बन जाता। हत्याकांड के कुछ कारण और परिणाम के भी जानने का प्रयास करेंगे। तो हत्याकांड के परिणाम क्या था और इसका कारण क्या था उसके संदर्भ में बात करें, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो हत्याकांड के कारण इस प्रकार से था बच्चे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में देश भर में आंदोलन चल रहा था। रॉलेट एक्ट के विरोध में देश भर में आंदोलन चल रहा था। पंजाब में भी अशांति और विरोध का प्रदर्शन के लेकर पंजाब में भी चूंकि आंदोलन चल रहा था, तो वहां पर पंजाब में अशांति और विरोध के प्रदर्शनों को दबाने की अंग्रेजों की जो नीति थी वो बड़ा क्रूरता के साथ दिखा। जनता की बढ़ती राष्ट्रवादी चेतना और अंग्रेजों के खिलाफ रोष, ये सारे एक तरह से माने अंग्रेज के लेकर के जो है ना बड़ा क्रूरता दिखा। हत्याकांड के परिणाम क्या हुए, ये तो हत्याकांड के कारण हम बचाए बच्चे। अब हत्याकांड का परिणाम क्या है, तो पूरे देश में आक्रोश फैल गया। अंग्रेजों के प्रति घृणा और विरोध का सामना, अब लोग विरोध करने लगे। महात्मा गांधी ने इस घटना को कलंक से संबोधित किया। तो कई सारे परिणाम इसके लेकर के उभर कर सामने आए। इस घटना ने असहयोग आंदोलन का पृष्ठभूमि, मतलब कि अगर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड शायद अगर नहीं होता तो शायद ये असहयोग आंदोलन नहीं किया जाता। तो ये सब परिणाम दिखा। पहला परिणाम आपका इस तरह से हम लोग देखें। ठीक है, चलिए अब कुछ बच्चे महत्वपूर्ण तथ्य है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में अगर बात करें तो ये एक बाग है जलियांवाला बाग, और यहीं पर ये घटना घटा था। ये जगह अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में है।
तिथि के बारे में बात करें तो हमने ऊपर में भी तिथि के संदर्भ में बात की कि ये 13 अप्रैल 1919 को होता। ब्रिटिश अधिकारी उस समय कौन थे, तो जनरल डायर थे। भीड़ लगभग 15,000 से लेकर के 20,000 लोगों की मानी जाती है। मृतकों की आंकड़ा लमसम 379 और बताया जाता है कि घायलों की संख्या 1200 है। ठीक है, ये उसके आंकड़े के हिसाब से बिना चेतावनी की गोलियां चलाई गई, यानी कि ऐसा नहीं कहा गया कि आप हट जाइए हम गोलियां चलाएंगे, नहीं, मतलब आया अंधाधुंध गोलियां हमारे लोगों पर चलाने लग गए। इस दौरान बहुत सारे लोग की मृत्यु हो जाती है। जनरल डायर की अमानवीयता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो डायर ने लोगों को तितर बितर होने तक का भी मौका नहीं दिया, धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगे। बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें थी, बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें थी, बाहर निकलने का रास्ता बहुत कम था। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर रास्ता बहुत कम होगा तो कितना आदमी उस रास्ते से निकल सकते हैं, और जो निकल पाया वो निकले, जो मान लिया जाए उसी में बच के रह गए, कुछ को एक दूसरे से कुचलता गया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो काफी माने अद्भुत, तो माने ऐसा कहा जा सकता है कि काफी अमानवीय तरीके से इस पर जो है ना अत्याचार किया गया। उसने घायलों को मदद करने तो छोड़ दिया जाए, बदले में उसने मार्शल लॉ भी उन लोगों पर लगा दिया। हत्याकांड की बात घटनाएं के संदर्भ में बात करें तो पूरे देश में शौक आक्रोश की लहर दौड़ गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दौरान नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी जी ने भी अपना जो है ना ये महात्मा गांधी जी ने भी क्या है ना कि जो भी उनको दिखा वो अपने स्तर से किए। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए और पंजाब में मार्शल लॉ लगाया गया, लोगों को प्रताड़ित किया गया, यातना दी गई। इस घटना में हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब किसी को नहीं छोड़ा गया। अब परिणाम ये हुआ कि इस घटना में हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब सभी को एक कर दिया गया और स्वतंत्रता की भावना को और मजबूती मिला। मतलब कि ये घटना अंग्रेजों के लिए एक तरह से समझिए कि ऐसा सिद्ध हो गया कि अब हम आपको यहाँ से खदेड़ के छोड़ेंगे। महत्वपूर्ण संदर्भ में बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा मोड़ आया जिसको टर्निंग पॉइंट कह सकते हो, कि जिसने पूरे देश को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट कर दिया। मतलब अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात ही नहीं रही, सिंपल सी बात ये रही कि हमें एकजुट होना है, हम सब भारतीयों को एकजुट होना और एकजुट होकर हमें क्या करना है, अंग्रेजों का सामना करना और उसको यहाँ से खदेड़ना है। चलिए बच्चे, ये पूरी बात आपके संदर्भ में थी और हमने आपको पूर्णतः बताने का प्रयास किया। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में बात करेंगे बच्चे। भारत में राष्ट्रवाद के संदर्भ में असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1920 ईस्वी को हुआ था। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो 1920 ईस्वी के संदर्भ में बात करेंगे बच्चे। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ प्रश्न के कारण राष्ट्र में जो है ना रोष फैल गया, मतलब लोगों को बहुत गुस्सा आया। महात्मा गांधी ने इस रोष को, इस गुस्से को क्या किया, संगठित करने का प्रयास किया और उसको असहयोग आंदोलन में बदल दिया गया। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक के निधन हो जाता है और उसके कुछ ही महीने बाद कलकत्ता, यानी कि अब ये कोलकाता कहलाने लगा, वहां पर एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया जाता है कि हमें असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना है और वहां से स्टार्ट भी हो जाते हैं। और इस तरह से दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में से कांग्रेस ने अपनाया और आंदोलन को देशव्यापी बनाने का निर्णय लिया, यानी कि अब ये आंदोलन पूर्णतः संपूर्ण देश में फैल गई। ठीक है, असहयोग आंदोलन का बच्चे उद्देश्य क्या है, देखिए हर चीज का कुछ न कुछ मोटो रहता है, कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है। आप जैसे पढ़ रहे हैं तो आपका भी उद्देश्य होगा कि हमें एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक उसी प्रकार से ये असहयोग आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य रहा बच्चे वो इस प्रकार से रहा। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य इस प्रकार से था, भारतीयों को ब्रिटिश शासन के प्रति असहयोग के लिए प्रेरित किया। भारतीयों को ब्रिटिश शासन के लिए जो है ना क्या किया, असहयोग के लिए प्रेरित किया। खिलाफत प्रश्न यानी कि तुर्की के खलीफा रक्षा के लिए मुसलमानों का समर्थन किया। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर खिलाफत आंदोलन को लेकर के हमारे बापूजी ने इस बात को लेकर के बड़ा गहरी सोच के कारण से उन्होंने ये किया कि क्यों इस तरह से किया जाए, मतलब इस तरह से खिलाफत आंदोलन का यहाँ भी विरोध किया जाए ताकि हमारे मुस्लिम वर्ग के लोग भी हम इस आंदोलन में का हिस्सा वो बन सके और हमारे जो एकता का जो है एकजुट हो सके। इस तरह से देखा जाए तो विदेशी
स्वराज की प्राप्ति के लिए जन आंदोलन खड़ा करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये सब असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था। फिर से एक बार इसको हम पढ़ लेंगे बच्चे। हमारा ये असहयोग आंदोलन का पहला उद्देश्य क्या था? भारतीयों को ब्रिटिश शासन के प्रति असहयोग के लिए प्रेरित करना। भारतीयों को मतलब जो भी लोग इंडियन है उसको क्या करना? ब्रिटिश शासन के प्रति असहयोग के लिए प्रेरित करना। खिलाफत प्रश्न यानी कि तुर्की के खलीफा की रक्षा में मुसलमानों का समर्थन करना। मतलब हमारे यहाँ भी खिलाफत आंदोलन के लिए आंदोलन चलाए जाएंगे ताकि मुसलमान को भी ये लगे कि नहीं, हमारे यहाँ हिंदू भी हमारे समर्थन में है, तो हम भी हिंदू के समर्थन में रहेंगे। इससे होगा क्या कि हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रहेगी। स्वराज के प्राप्ति के लिए जन आंदोलन खड़ा करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का अपनाना। ठीक है, ये सब इसका असहयोग आंदोलन का क्या रहा? उद्देश्य रहा। बच्चे अगर हम आगे बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन की प्रमुख अहिंसात्मक था, मतलब हिंसा का कोई जगह नहीं था। दूसरी बात है कि इसमें विद्यार्थी, वकील, किसान, महिलाओं सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। विदेशी वस्तुओं, सरकारी उपाधियों, स्कूलों, कॉलेज, विधानमंडल तक बहिष्कार करने की बात हो गई थी। चरखा, खादी को अपनाने पर पूरा जोर दिया गया। मतलब अब हमारे देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग पूर्णतः किया जाएगा। यह आंदोलन पहली बार पूरे देश में फैल गई, यानी कि हम अब अच्छे दिन की ओर अग्रसर हो रहे थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम इस प्रकार से रहा बच्चे की सरकारी उपाधियों और सम्मान लौटाना, सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार कर देना, वकालत छोड़ना। अनेक वकीलों ने अपनी वकालत भी छोड़ दी, अपनी प्रैक्टिस भी छोड़ दी। विदेशी कपड़ों और वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार हुआ। सरकारी नौकरियों को त्याग, बहुत लोग सरकारी नौकरी तक त्याग दिए। विधान परिषद यानी कि काउंसिलों का पूर्णतः बहिष्कार किया गया। शराब या नशीले पदार्थ दुकानों का भी बहिष्कार कर दिया। यहाँ तक कि शराब के दुकान के पास महिलाओं ने जाकर के धरना आंदोलन का हमारे लोग हिस्सा बने। असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या था बच्चे? तो पहला प्रभाव ये था कि यह आंदोलन बहुत सफल रहा। बिल्कुल होता है, क्योंकि जब कोई भी आंदोलन देशव्यापी बन जाता है और सभी वर्ग के लोग जब उस आंदोलन का हिस्सा बन जाते तो निश्चित तौर से वो आंदोलन हमारे लिए क्या हो जाते? प्रभावशाली बन जाते। देश भर में करोड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया। अंग्रेजी सरकार की नींव तक हिला डाली। सरकार भावना एकता को बढ़ावा मिला। पहली बार किसान, महिलाएं, मजदूर यानी कि हर एक वर्ग के लोग इस आंदोलन में हिस्सा लिए। अगर महत्वपूर्ण तथ्य के संदर्भ में बात करें, हो सकता है आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। लोकमान्य तिलक जी का निधन हो जाता है 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन बस उसी के जस्ट 2-4-5 दिन के बाद प्रारंभ हो जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो लोकमान्य तिलक जी के निधन के पश्चात यह आंदोलन प्रारंभ होता है और तकरीबन अगर हम बात करें तो ये फरवरी 1922 को खत्म हो जाती है। कब खत्म होती है? उस समय खत्म होती है जब हमारे देश में चौरी चौरा कांड होता है। ठीक है, 5 फरवरी को एक घटना हो जाती है जो हिंसात्मक रूप से, क्योंकि हमारे बापूजी कभी भी हिंसात्मक रूप से किसी भी आंदोलन का हिस्सा बनना नहीं चाहे थे। तो आपको याद रखना है कि लोकमान्य तिलक जी का निधन 1 अगस्त 1920 को होता है और अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 से वहां पर एक अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में ये बात आगे बढ़ता है। उसके बाद आंदोलन कब वापस ले लिया जाता है बच्चे? तो जब हमारे देश में चौरी चौरा कांड यानी कि 5 फरवरी 1922 को ये आंदोलन को स्थगित कर दी जाती है बापूजी द्वारा। तो ये पूरी बातें हम आपको बताने का प्रयास किए। अब हमारे पास आंदोलन की वापसी का एक बहुत बड़ा कारण था, अभी हमने आपको बताया था, वो था आपका चौरी चौरा कांड। ठीक है बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि चौरी चौरा एक जगह है और ये जगह आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बच्चे कहता है कि 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश को गोरखपुर जिला है और वहां पर चौरी चौरा नामक एक स्थान है। वहीं पर एक प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन ये होता है कि लोग पर पुलिस ने गोलियां चलाई। देखिए, हालांकि यहाँ पर भी अंग्रेजों ने ही हमें पहले प्रताड़ित किया, मतलब उसका पुलिस ने हम लोगों पर गोलियां बरसाई। अब हमारे लोग बहुत थे तो आक्रोश हो गए। आक्रोशित होने के बाद इसको क्या किए, ये जो पुलिस थाना दिख रहा है ना, ये आपका पूरा, इसी को हम लोग जला डालें। इस दौरान तकरीबन 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी जी ने इस हिंसक घटना से बड़ा होते हैं और तकरीबन 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी जाती है। यानी कि ये घटना होती है 5 फरवरी 1922 को
और असहयोग आंदोलन हमारा समाप्त कर दी जाती है बापूजी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को। तो इस तरह से ये बातें आपकी क्लियर होती है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण नोट के संदर्भ में बात करें तो असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये जो असहयोग आंदोलन था ना, हालांकि ये असहयोग आंदोलन काफी सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि हमने आपको बताया भी था कि इस आंदोलन में हर वर्ग के लोग हिस्सा बने थे। तो जब किसी भी आंदोलन में अगर हर वर्ग जाते तो निश्चित तौर से वो आंदोलन सक्सेस हो जाते। तो इसीलिए कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। इसने स्वराज की मांग को जन जन तक, माने लोगों तक पहुंचाया, आने वाले जो है ना आंदोलनों को नींव रखी। तो इस तरह से पूरी घटना समाप्त होती है। अब हम लोग अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। आप इस भी थोड़ा सा, अगर आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे डेफिनेटली आप उसका नोट बनाइए, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में इसका हर हाल में फायदा पहुंचाएंगे। चलिए आगे वाला बिंदु हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, अभी तो हम इस पर चर्चा कर चुके थे। उन्नीस सौ 19 को रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड को हम लोग थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिए। थोड़ा इसको देखिए सही से। अभी हमने इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में आपको बताए थे, वहां थोड़ा हम संक्षिप्त रूप से बताए थे। अब हम लोग इसको थोड़ा विस्तार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी दौरान रॉलेट एक्ट के संदर्भ में भी बात करेंगे और ये एक्ट क्या है, उसके संदर्भ में क्या बताया गया, उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, ये पूरी घटना है। चलिए बच्चे, हम लोग बात करेंगे 1919 के संदर्भ में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए रॉलेट एक्ट पहले है क्या, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। बच्चे ये 1919 के बारे में बात करेंगे, यानी कि 1919 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने रक्षा कानून बनाए थे। याद रखेंगे कि जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि 1914 से 1918 के संदर्भ में, उसके कुछ ही दिन के बाद की हम बात करें तो उसी दौरान सरकार ने रक्षा कानून बनाए थे। इन कानूनों की अवधि युद्ध के बाद भी बढ़ा दी गई। यानी कि देखिए, चूंकि युद्ध चला था 1918 तक, लेकिन ये कानून को कहां तक लेके चला गया, तो आगे बढ़ा दिया गया। इन कानूनों का विरोध करते हुए गांधी ने सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। माने गांधी जी का कहना था कि यदि आपने ये कानून जब बनाए थे तो युद्ध के दौरान, मतलब अब जब युद्ध हमारा खत्म हो चुका तो फिर इस कानून को रहने का क्या औचित्य बनता, तो इसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इस कानून को आगे बढ़ा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, इस कानून को आगे बढ़ा दिया। इन कानूनों का विरोध भी महात्मा गांधी जी ने किया। तो किस रूप में किए, तो उन्होंने एक सत्याग्रह कर दिया। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल हुई। सरकार ने दमन के लिए रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। बोले ठीक है, आप यदि आप हड़ताल करोगे तो हम एक रॉलेट एक्ट पारित करेंगे। इस एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट है कि इसमें आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, मतलब बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में रखने की अनुमति थी। मतलब ना तो दलील ना तो वकील, सीधे आपको जेल में मतलब डाल दिया जाएगा। ये अंग्रेजों की नीति थी। तो इसका भारत में जो है ना पूर्णतः विरोध हुआ। विरोध हुआ भी तो किस रूप में हुआ था, तो ये विरोध हुआ आपका सत्याग्रह के रूप में। ठीक है, रॉलेट एक्ट की विशेषताएं क्या थी बच्चे, कि बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया। हालांकि ये गलत बात है, क्योंकि जब तक ले कोई दोषी अगर दोषी करार नहीं होता तब तक आप उसको गिरफ्तार कैसे कर सकते। लेकिन ये एक ऐसा एक्ट था कि ये अगर एक्ट किसी पर लग गया तो आपको कुछ बोलने की आवश्यकता, मैंने आप पर कोई वारंट नहीं आएगा, जब मन करेगा आप पर तलाशी। तो ये एक तरह से क्या है, डकैती है। न्यायालय में अपील करने का भी आपको अधिकार नहीं है, यानी कि आप अपील भी नहीं कर सकते। मुकदमे की सुनवाई गुप्त रूप से की जाएगी। और इस तरह से ये सारी बातें
ये एक तरह का ये इसकी विशेषता थी और ये विशेषताएं ही जो है ना इसको ले डूबा। अब देखिए जलियांवाला बाग का बड़ा चित्र इस तरह से आपको दिखाया गया। इस चित्र के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये बाग बना हुआ था। यहाँ पर एक मंच थी, सभा हो रही थी। ये देखिए एकमात्र सकरा प्रवेश है, यहाँ पर आप प्रवेश कर रहे हैं और यहीं से अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो यहीं से आपको क्या है निकलना है। तो देखिए ये दरवाजा काफी सकरा, तो निश्चित तौर से अगर इस पर गोलियां वहां रख खड़ा होकर अगर जनरल डायर अगर गोलियां चलाएगा तो हमारे कितने लोग की जान चली जाएगी। यहाँ एक मकान है, फिर एक यहाँ पर इसमें एक कुआं है, इस कुएं में भी बहुत लोग की मृत्यु हो जाती है भगदड़ में, क्योंकि 15 से 20 हजार लोग वहां उस सभा में इकट्ठा हुए थे। उसी दौरान जब गोलियां चला तो हर तरफ से लोग भागने लगे। इसी दौरान बीच में कुआं बना था, कुएं में भी बहुत लोग गिर के उनकी मृत्यु हो जाती है। चित्र से संबंधित तथ्य है बच्चे कि जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। एक ही सकरा प्रवेश द्वार था, एक ही सकरा प्रवेश द्वार, यानी कि आप इस लिखने के लिए आए तो आप इस तरह से लिखोगे कि क्या लिखेंगे कि जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, एक ही सकरा प्रवेश द्वार था जिसमें लोग अंदर जाते थे, माने जाने का भी वही दरबार और उस निकलने का भी वही दरबार था। बाग के अंदर एक कुआं था जिसमें कई लोग गोलियां से बचने के लिए कूद गए। अंदर एक मंच यानी कि स्टेज था बना हुआ था जहां लोग भाषण सुनने आए थे। बाग के चारों ओर मकान और ऊंची दीवारें थी। तो इस तरह से ये इसका चित्र का वर्णन किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में, और यानी कि एक संध्या का समय था, लोग जलियांवाला बाग में एक सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। इनका उद्देश्य था रॉलेट एक्ट का विरोध करना, और विरोध भी कैसा करना, शांतिपूर्ण तरीके से। मतलब हमारे लोग कभी भी ये नहीं चाह रहे थे कि हम विरोध करेंगे तो माने कि जो है ना अशांति तरीके से करेंगे, या अगर विरोध भी करेंगे तो मान लिया जाए किस तरह से करेंगे तो हिंसात्मक रूप से, नहीं, ये नहीं चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि हम इसका विरोध करेंगे, इस एक्ट का विरोध करेंगे, लेकिन किस तरह से, शांतिपूर्ण तरीके से। जनरल डायर ने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा, बिना किसी चेतावनी के लोगों पर भीड़ में गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चली और इस दौरान सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। जनरल डायर की अमानवीयता के संदर्भ में आपको बता ही दिए थे। हत्याकांड का प्रभाव क्या रहा था, पूरे देश में रोष आ गया। चलिए बच्चे, एक समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। इरविन साहब के साथ एक समझौता करते हमारे बापूजी 1931 में, और गोलमेज सम्मेलन में भी 1931 में भाग लेते। देखिए आखिर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि गांधी इरविन समझौता है क्या। तो बच्चे ये गांधी इरविन समझौता यानी कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। देखिए समझौता के बारे में कुछ मुख्य बिंदु हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। लंबे समय तक चले सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कांग्रेस, अंग्रेज सरकार और कांग्रेस के बीच बातचीत हुई। मतलब जब ये लंबा समय तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई गई थी बापूजी के द्वारा, तो फिर एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें कि ये कहा गया कि चलिए आप हम सब मिलकर बातें करते हैं, आखिर मसला क्या है। तो उस दौरान जो वाइसराय थे वो हमारे इरविन साहब थे। तो वाइसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ, तो सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति जताई। सरकार बोला ठीक है, जो राजनीतिक तरीके से, मतलब जो राजनीतिक तरीके से जो लोग की मतलब की गिरफ्तारी हो गई है, हम उनको रिहा कर देंगे, लेकिन जो हिंसा में शामिल थे उसका नहीं। माने कि मान लिया जाए पॉलिटिक्स तरीके से कोई सभा कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, कोई विरोध करने का योजना बना रहे थे, तो अगर इस तरह से अगर लोगों को देखा जाए कि इस तरह से अगर लोग जो शामिल थे तो उसको तो हम चलिए रिहा कर देंगे, लेकिन जो हिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे थे या इसमें शामिल हो रहे थे तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, मतलब उसको हम रिहा नहीं करेंगे। सरकार नमक बनाने की छूट और शांतिपूर्ण तरीके से जो है ना अनुमति देने पर सहमत हुई कि जो आप ठीक है नमक वगैरह बना रहे हैं तो ठीक है आप बनाइए, चूंकि नमक कानून वगैरह भी तो हमारे देश के खिलाफ ही था ना। अंग्रेजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया। इस तरह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले। गोलमेज सम्मेलन, चूंकि गोलमेज सम्मेलन, देखिए गोलमेज सम्मेलन का नाम ही होता है कि बेटा एक ऐसा सम्मेलन मान लिया जाए ये गोल टाइप का। गोल टाइप पर क्या है कि सभी लोग के लिए सीट बनाए हुए, तो सब लोग आके यहाँ पर बैठे,
तो एक ये सम्मेलन एक गोल टाइप के ब्रेंच पर सब लोग बैठ के सम्मेलन कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया गोलमेज सम्मेलन। गोल और मेज सम्मेलन। अंग्रेज सरकार ने भारत के भविष्य के संविधान के लिए विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों का लंदन में गोलमेज सम्मेलन के लिए बुलाया। अंग्रेज सरकार ने भारत के भविष्य के सम्मेलन, मतलब अंग्रेज सरकार बोला कि ठीक है, यदि आप अपना संविधान बनाओगे तो आप मेरे पास आओ, अब बताओ कि किस प्रकार से आपने क्या बना रखा है, फिर मैं उस पर देखता हूँ, अगर जो अच्छा लगेगा तो हम उसको मतलब कि जो है ना उसको ठीक ठाक हम समझेंगे। तो इसी लेकर के सभी वर्ग को लोग को वहां बुलाया गया कि आप आइए। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जरा सा देख लेते हैं कब कब हुआ था। हालांकि देखिए इसका गोलमेज सम्मेलन का सीरीज है 1930, 31, 32 इस तरह से होता है, लेकिन डेट वाइज इसको जानने का प्रयास करेंगे तो पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से प्रारंभ होता है और तकरीबन 19 जनवरी 1931 तक चलता है, यानी कि इतने इतने दिनों तक सम्मेलन चलता रहा था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं और ये गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ होती है और 7 सितंबर से प्रारंभ होता है और 1 दिसंबर 1931 को ये संपन्न होती है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये 17 नवंबर 1932 से प्रारंभ होता है और तकरीबन 24 दिसंबर 1932 को ये समाप्त हो जाता है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधियों के रूप में शामिल हुए थे। इन सम्मेलनों में भारतीयों के बीच सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। याद रखना है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी भाग लेते हैं और ये किसके प्रतिनिधि बन के जाते हैं, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में बनकर जाते हैं। कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। अंग्रेज सरकार ने पृथक निर्वाचन और संप्रदाय को बढ़ावा दिया। अंग्रेज सरकार ने पृथक माने अलग अलग निर्वाचन हो, हर वर्ग का निर्वाचन हो, मुस्लिम हो तो उसका अलग निर्वाचन क्षेत्र हो, मतलब इस तरह से संप्रदाय को बढ़ावा दिया और अंग्रेज ये चाह भी रहा था। तो देखा जाए तो अंग्रेज सरकार ने पृथक निर्वाचन और संप्रदाय को बढ़ावा दिया जिससे भारतीय समाज में विभाजन बढ़ा। गांधी इरविन समझौते के बारे में आपको बता ही दिए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका रहता है उसके संदर्भ में बात कर लेंगे बच्चे। तो महात्मा गांधी ने सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता की मांग की और कहा कि भारत को पूर्ण स्वशासन मिलना चाहिए, माने कि भारत को एक पूरा पर शासन करने का अधिकार मिलना चाहिए और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्होंने गांव की दयनीय स्थिति, गरीबी और आर्थिक शोषण का उल्लेख भी किया कि देखिए हमारे गांव की स्थिति कितना दयनीय है, कितनी गरीबी भरी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है ना कि ये हाल इसकी है। गांधी जी ने अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन के बारे में भी कहे थे कि हमारे यहाँ छुआछूत बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, ना तो छोटे जाति ना बड़े जाति के बीच में जो खाई बना वो पूर्णतः समाप्त हो जाना चाहिए। शोषित वर्गों के उत्थान और सभी वर्गों के बीच एकता पर बल दिया जाना। जो शोषित वर्ग यानी कि जिस वर्ग का शोषण हो रहा है उसका क्या होना चाहिए, उसका उत्थान होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लेकर के जो है ना योजना बनाना जाना चाहिए और सभी वर्गों के सभी धर्मों के बीच एकता पर बल दिया गया कि यहाँ पर कोई धर्म उच्च नीच नहीं है, सभी धर्म एक समान है। लेकिन अंग्रेज सरकार और अन्य प्रतिनिधियों ने इन बातों को पूरी तरह से नहीं माना। लेकिन अंग्रेज सरकार, चूंकि अंग्रेज तो चाह रहा था ना कि हर हाल में इसमें जो है ना समाज में विभाजन बढ़ाना, तो अगर इस तरह से हो जाता तो शायद ये अंग्रेज की जो नीति बनाया हुआ था तो उस पर ये बात नहीं हो पाती। गोलमेज सम्मेलन का विफलता का कारण क्या था बच्चे, तो भारतीयों में आपसी एकता नहीं थी, संप्रदाय की राजनीति को पृथक निर्वाचन की समस्या सबसे बड़ी थी, अंग्रेज सरकार की फूट डालो और शासन करो की ये भी नीति थी और स्वतंत्रता का प्रश्न पर अंग्रेजों का जो है ना टाल मटोल, यानी कि अंग्रेज तो चाह ही नहीं रहा था ना कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो ये सारी जो है ना इसकी विफलता का सबसे बड़ा कारण था। गोलमेज सम्मेलन के बाद की जो घटनाएं थी वो इस प्रकार से था कि गोलमेज सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी भारत लौटते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी भारत लौटते हैं। अंग्रेज सरकार ने समझौते की शर्तों को पूरी तरह से लागू नहीं किया, मतलब ये बातें तो हो गई थी लेकिन ये समझौता लागू नहीं हुआ। कांग्रेस ने फिर से सविनय अवज्ञा प्रारंभ कर दिया और ये 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को 4 जनवरी 1932 को पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता। सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरे चरण में और अधिक तेजी के साथ पूरे देश में फैल गई। तो इस तरह से अगर हमें अधिकार नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे और ये किए भी। आगे देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता का क्या परिणाम हुआ बच्चे, उसका रिजल्ट क्या निकला। तो पहला तो ये है कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई हो गई, यही बात भी था। जो आपका इरविन समझौता होता है 1931 में, उस दौरान यही बात भी हुई थी कि हमारे जो भी राजनीतिक कैदी है उनको रिहा कर दिया जाए
और यहाँ भी कर दिया जाता है। कांग्रेस को वैध राजनीतिक संगठन के रूप में मान्यता मिल जाती है कि आप जो है ना एकदम वैध राजनीतिक संगठन है, यानी कि आप लीगल ऑर्गेनाइज के रूप में आप काम करोगे। कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच संवाद की राह खुली। कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच जो है ना मतलब जो भी बात विवाद होना चाहिए उसके संदर्भ में जो है ना जो भी दूरियां था वो घटाया गया था। मतलब एक तरह से बातचीत करने का जो है ना हम क्या कर सकते हैं वो बात स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अंग्रेजों ने स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार नहीं किया। ये सारी बात कर दिए लेकिन जो स्वतंत्रता की बात है यही बात उसने नहीं मानी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ, तो यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। जन जन में स्वतंत्रता की भावना जगी। लाखों लोगों ने इस आंदोलन का हिस्सा बना जिससे ब्रिटिश सरकार की नींव तक हिला डाले। अंग्रेज सरकार ने जनता की शक्ति को पहचाना और परंतु स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं हुई। दीर्घकालीन प्रभाव ये हुआ, अपने लंबे समय के बाद इसका ये प्रभाव पड़ा कि इस आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दशा दे दिया। गांधी जी देश के सर्वमान्य नेता भी बन गए, क्योंकि इतने प्रकार के आंदोलन करेंगे और वो भी हिंसात्मक रूप से नहीं, अहिंसात्मक और सत्य के बल पर। जनता में आत्मविश्वास और एकता बढ़ी। आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन की भी भूमिका तैयार हो गई कि आप हमें आजादी कैसे नहीं दोगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होती है। दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को शुरू होती है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस कब ले लिया जाता है तो बच्चे मार्च 1931 में। मार्च 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले ली जाती है। महत्वपूर्ण नोट के बारे में अगर हम बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक चरण था। बहुत बड़ी बात है कि ये जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, ये आपका भारत स्वतंत्रता का एक ऐतिहासिक चरण था जिसने अंग्रेजी शासन की नींव को हिला दिया और भारतीय जनता को एकत्रित करने का काम किया। तो बच्चे इस तरह से आज हमने 4-5 बिंदु पर चर्चा की और इसको आप अगर कर लेते हो तो निश्चित तौर से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। ठीक है, देखिए आज हमने यहाँ से आपको बताया, आंदोलन हमने बता दिया आपको। ठीक है, आज हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में आपको बताया, उसका हत्याकांड के कारण परिणाम, जनरल डायर का अमानवीयता के बारे में बताया, हत्याकांड की क्या घटनाएं थी इसके बारे में, असहयोग आंदोलन 1920 में जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, कार्यक्रम क्या हुआ तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा किया बारी बारी से। असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या रहा उसके संदर्भ में बात की, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी हम लोग बात किए हैं। आंदोलन वापसी कैसे हो गया था उसके संदर्भ में भी वापसी की चर्चा हम किए हैं। उसी दौरान हमें 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड को हम लोग विस्तृत से जानने का प्रयास किए थे। रॉलेट एक्ट की विशेषताएं क्या है उसके संदर्भ में बात किए, जलियांवाला बाग हत्याकांड उसके संदर्भ में बात किए। तो इस तरह से हमने बारी बारी से हर एक बिंदु पर चर्चा आज की क्लास में हमने किया। आने वाले जो वीडियो है फिर मैं अगले सेशन लेके आऊंगा, निश्चित तौर से आप हमारे साथ बने रहें। तो आपको हम परीक्षा से रिलेटेड हर बिंदु पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टॉप करते हैं। जय हिंद।